हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो। तो अब सोच रहे होगे कि इस थंबनेल में ऐसा क्या था, इस थंबनेल में कुछ यूनिक था, मैंने अपने टीम मेंबर्स को इसमें शो करा था। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमने एक पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करी है। अब इस सीरीज का पर्पस क्या है, किस पर्पस से हमने सीरीज स्टार्ट करी है, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। इस सीरीज का हमारा मेन पर्पस जो है वो पर्पस ये है कि आज के टाइम पे जो भी पर्सन आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में अगर वो स्टार्टअप करते हैं तो उनको कई प्रॉब्लम्स आती हैं इनिशियल फेज पे। जैसा मैंने एक्सपीरियंस करा मेरी पर्सनल लाइफ में, तो मैंने काफी स्ट्रगल किया था उस टाइम पे। और स्ट्रगलिंग के दौरान क्या था कि जब मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करता था तो मुझे कुछ ऐसी वीडियोस नहीं मिलती थी जो मुझे सॉल्यूशन दे, जो मुझे बताए कि उस पर्सन ने उस लेवल तक टच कैसे किया। वो लेवल अगर मुझे पता चल जाता कि वो पर्सन ने वो लेवल टच कैसे किया तो मुझे दिक्कत नहीं होती, इतनी दिक्कतें मुझे नहीं होती। अब दिक्कतें क्या होती, जब भी हम कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, हम नेटवर्किंग में जाते हैं, फ्लीट में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, राइट। सबसे पहली बात, हमें माइंडसेट नहीं मिलता। माइंडसेट सब बोलते हैं, माइंडसेट की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी होगी, पर माइंडसेट का आपको मतलब ही नहीं पता है माइंडसेट होता क्या है, राइट। अब माइंडसेट में सफलता की रियलाइजेशन क्या होती है, सफलता का एहसास आपको नहीं पता क्या होता है। बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद जब आप बिजनेस करते हो तो आपको कहीं प्रोस्पेक्ट नहीं मिलता, या तो आपको लीड नहीं मिलती। अगर आप फ्रीलांसिंग हो आपको क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलता आप नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव हो के आप छोड़ देते हो उस चीज को। बहुत सारी चीज लोगों के साथ ये चीज होती है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने स्टार्ट करा सक्सेस स्टोरीज बाय लखपतिज प्रेजेंटेड बाय 2% क्लब। जी हाँ गाइस, ये स्टार्ट हुआ है हमारा लखपतियों का क्लब, जिसमें भी जितने भी हमारी टीम से 2% क्लब हमारी टीम का नाम है। और इसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। 2% क्लब क्या है उसे एक बार देख लेना जाके, ठीक है। अब 2% क्लब में जितने भी लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं, जितने भी लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं हमारी टीम से, उन सभी का हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि जो 1 लाख कमाने के बाद जो पर्सन बन जाता है वो पर्सन एग्जैक्टली होता कैसा है, उस पर्सन की खासियत क्या होती है, उस पर्सन में स्पेशलिटी क्या होती है। और उनके हम लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उनने क्या क्या स्ट्रगल करा, उनने कैसे सॉल्यूशन निकाला, वो कैसे लीड जनरेट करी, उनने कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, उनने कैसे क्लाइंट जनरेट किए, सारी चीजें हम उनसे इन डेप्थ पूछेंगे। और फॉर श्योर इससे आपको आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन सीरीज को मैं आपको रेकमेंड करूंगा, या तो आप सोने से पहले भी इसको सुनिएगा, उठने के बाद ईयरफोन्स लगा के आप इन सीरीज को सुनना जरूर चालू कीजिएगा। इतनी मेरी गारंटी है, इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आने वाले हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं ये बात, इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आने वाले हैं वो आपकी लाइफ में गेम चेंजर एपिसोड होने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, पूरा ध्यान से सुनना है, उस पर्सन की बात को नोटिस करना है, लिखना है कॉपी पेन पे, और अगर आप लिखोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज का जो हमारी पॉडकास्ट होने वाली है, वो होने वाली है मेरी टीम के एक डायनामिक लीडर से, जिनको मैं बुलाता हूं सेल्स मशीन। हाँ जी गाइस, वो सेल्स मशीन इसलिए है क्योंकि यार वो बंदा, लिटरली वो पर्सन, वो लीडर इतनी सेल्स करते हैं ना कि भाई वो मुझसे बोलते हैं कि सर जिस दिन सेल्स नहीं होती ना अजीब सा लगता है, जिस दिन सेल्स नहीं करता ना ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ खाना सा मिसिंग है मेरा जीवन का। वो उन पर्सन के बहुत स्किल है, बहुत डायनामिक लीडर है, बहुत बहुत यार, मतलब मैं क्या बोलूं उन पर्सन का कि भाई दिल अगर मैं मिला ना तो भाई बोला शिवम भाई आप ही हो जो हो। तो आज हम जानने वाले हैं शिवम सर का लाइफ एक्सपीरियंस कि वो किस तरीके से आए, किस तरीके से उनने मात्र कुछ समय में 2 लाख रुपए से ज्यादा हमारे साथ अर्न किए, कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई, क्या करा। तो अब हम चलते हैं शिवम सर की तरफ। तो शिवम भाई स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। और मैं आपको एक सबसे खास बात बताता हूँ शिवम भाई इस पॉडकास्ट की, आप हमारे पहले गेस्ट हो। और लिटरली मैं एक चीज बताता हूँ शिवम भाई, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए, बहुत कुछ आपसे मेरे को भी जानना है, और बहुत सारे आपसे मैं राज खुलवाने वाला हूँ आज। जो आप इतनी सेल निकालते हो, धड़ 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 आपकी ये सेल चलती है, निकलती कैसी है, तो मैं बहुत जानने वाला हूँ। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट आपने मुझे इनवाइट करा, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो शिवम भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, ऑल गुड। चलो ग्रेट है। शिवम भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि शिवम कौन है, शिवम कौन है, शिवम क्या करता है।
थोड़ा सा अब बताइए कि आप कौन हो, क्या करते हो आप? सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, थोड़ा सा शिवम वर्मा के बारे में बताऊं एक्चुअली, तो ये कहानी शुरू हुई थी लगभग आज से 2.5-3 साल पहले, जब मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पे हर एक इंसान की कोई ना कोई ड्रीम होता है, सपना होता है। तो बेसिकली आज के और पहले के शिवम में बहुत फर्क है। फर्क इसलिए बेसिकली क्योंकि पहला के शिवम के पास में क्या था, सपने तो थे लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जहाँ से वो कुछ कर सके। जनरली हम सभी की होती है। तो फिर फाइनली उस तरह से करके जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, जो मैं आपको आगे और बताऊंगा कि कैसे हम आगे ग्रो कर पाए, सारी चीजें करें। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, मेरा ये जानना है कि आप जब इन सब फील्ड्स में नहीं थे, आपको पता नहीं था ये सब क्या है कैसे है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनिशियल फेज क्या था। आपने कॉलेज, आप स्कूल में गए है ना, स्कूल में आपने क्या सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट लेने का क्या रीजन रहा, फिर कॉलेज में आपने कैसे डिसीजन लिया, क्या स्ट्रीम आपने चूज करी, और वो स्ट्रीम चूज करने का क्या रीजन था। तो मैं पूछ रहा था स्कूल से आपका कैसा रहा, मतलब स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट रहे। जैसे मैं बताऊं, मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ भाई, मैं बैक बेंचर था, ठीक है। आधे से ज्यादा मैं स्कूल में बाहर खड़ा रहा हूँ, टीचर मेरे को बाहर खड़ा कर देती थी क्योंकि मस्ती के कारण। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ 6th क्लास से शिवम कैसा था। सो अगर हम बैक के बारे में बातचीत करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सपने हम सभी के पास थे। तो पहले हमारे पास में जनरली क्या होता है कि ड्रीम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इसकी वजह से क्या था कि शिवम लाइफ में कुछ करना तो चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे शिवम के पास में थी कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो शिवम के पास में सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होती, जो मिडिल क्लास फैमिली में हर एक इंसान के पास में होती है। जैसा आप भी जानते हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि हमें क्या बताया जाता है बचपन से, पढ़ाई करो, नंबर लेकर के आओ, और फिर वहां से जिंदगी सेट है ना। आप एग्जामिनेशन दे दो, जॉब लग जाएगी अच्छी और लाइफ सेट है। तो भाई मैंने देखा क्या लाइफ सच में सेट है लोगों की। तो मैंने ऑब्जर्व करा कि हाँ, कुछ लोग हैं सेट, कुछ लोग नहीं सेट है, लेकिन वो लाइफ नहीं एक्चुअली जी पा रहे लोग नौकरी से। और आप भी जानते हैं कि नौकरी होती, चाहे फिर वो 1 लाख रुपए की हो और फिर 20 हजार। तो ऐसे करके था जीवन में कि कुछ लाइफ में बड़ा करना, अच्छा करना है। ये चीज मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये चीज आपको कब आई? मतलब मैं तो अभी 6th क्लास का पूछना चाहता हूँ कि 6th क्लास में शिवम कैसा था। सर ये चीज तब आना शुरू हुई थी जब मैं अपनी फैमिली के साथ में और अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करता था, क्योंकि ऐसे भी दिन हमने देखे हैं जहाँ पे मतलब फूड के लिए, खाने के लिए, और इनफैक्ट हमें प्रॉपर चलने के लिए मेरी फैमिली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मिडिल क्लास फैमिली में आप जानते हो चैलेंजेस क्या होते हैं, मनी को लेकर के सबसे बड़ा चैलेंजेस होते हैं, है ना। वो चाहते तो बहुत कुछ जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। तो मेरे फादर फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और फार्मिंग में आप जानते हो कितना इंसान कर सकता है। तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि एजुकेशन लो, आप ग्रो करो। तो इस तरह से करके वो अपब्रिंगिंग वहीं से शुरू हो गई थी कि यार जो जिंदगी मेरे माँ बाप जी रहे हैं, जो जिंदगी मेरे पेरेंट्स जी रहे हैं ना, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, और इनको भी ऐसी जिंदगी जीने नहीं देना है। तो ये चीज की शुरुआत ना एक्चुअली वहीं से हो चुकी थी, जब मैं रियलाइज कर रहा था, चीजों को प्रैक्टिकल देख रहा था कि 10 रुपए के लिए भी क्या है, एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एक बिस्किट भी खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। हो सकता है शायद आज लोग को ये बातें मजाक लगे, लेकिन क्या है, उस समय मेरे लिए 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। तो ये ना वहीं से बिगिन हो गया था कि यार मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना जीना ही नहीं चाहता। बहुत सारे चैलेंजेस रहते घर में। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा भी सेम बैकग्राउंड है भाई। ये दिक्कतें मैंने देखी, मैं बहुत छोटे से दिक्कत देखता आ रहा हूँ। घर में कई बार ऐसा भी होता होगा कि घर पे लड़ाई हो रही, 100 रुपए के पीछे किच किच चिक चिक हो रही है, ये सीन होना बहुत चालू होता था। तो जब ये सब सीन हुआ तो आपका मतलब क्या डिसीजन था? क्या ये चीजें, हम देखो जब हम 6th क्लास में रहते हैं ना, तो हमारा माइंड काफी डेवलप हो जाता है, हमारा जो दिमाग रहता है काफी विकसित होना चालू कर देता है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या आता था ऐसा कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है या मैं कुछ और करूँगा? उस समय माइंड में एक ही बात आती थी कि कैसे मैं इन चीजों से बाहर निकलूं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं अपने माँ बाप को इन चीजों से बाहर निकाल सकता हूँ। और 6th क्लास के बच्चे के में क्या होता है, एजुकेशन ही एक टूल होता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई क्या करूं, कहाँ करूं। जैसे मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज, तो उस समय बच्चा इतना ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो पाता कि यार कहाँ से क्या करे, कैसे पैसे कमाए। तो माइंड में तो बहुत चलता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्टक होकर के एक ही ऑप्शन पे आना पड़ता है, एजुकेशन। तो ऐसे करके फिर मैंने साइंस स्ट्रीम चूज करी, जो है। साइंस स्ट्रीम क्यों चूज करी आपने? मतलब मेरे को अभी क्यूरियोसिटी रहती है साइंस के बच्चों से, कैसे चूज करी? जैसे मेरे भाई बताया ना कैसा था। तो अब क्या सीन था कि मेरे पास भी ऑप्शन थे। मेरे के साथ क्या सीन हुआ था कि मेरे 10th में मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे। बोला था ना 10th की मैथ्स उतनी कठिन होती नहीं है, और जिसके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, जो किसी के साइंस में आ जाता तो वो पीसीएम ले लेता था। हमारे साथ ऐसा सीन होता था। तो मेरा मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए,
अब मैं हो गया कंफ्यूज को पीसीएम लेना चाहिए मुझे, कॉमर्स में तो कुछ है नहीं, पर मेरा साइंस में था, ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया था इस कारण से, मैथ्स एडिशनल में ली। खैर वो मेरा काफी बुरा डिसीजन था, वो बात की बात है। आपने किन रीजन से साइंस ली, और आप 6th से 10th तक कैसे स्टूडेंट थे पढ़ाई में? सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा साइंस स्ट्रीम चूज करने का क्या रीजन था, जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंसान की फैमिली में कोई ना कोई एक इंसान होता है जिसे वो एडमायर करता है, इंस्पायर होता है कि हाँ भाई ये ग्रो कर रहा है तो भाई इसको कॉपी कर लो, इसको फॉलो कर लो, हो जाएगा। जो मम्मियाँ भी बताती हैं, मामा भी बताते हैं, मौसा बताते हैं, शर्मा जी का लड़का पैसा कमा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही थे, मेरे भैया थे जो जिन्होंने बीटेक से एजुकेशन कर रखी थी, और उनका लगभग 4 से 5 लाख रुपए का पैकेज था, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 4 से 5 साल पहले। तो उस टाइम पे था कि यार कि अगर ये इंसान ऐसे कर रहा है तो मेरे पास में भी यही तरीका है। तो मैंने उनसे बात करी और मेरी फैमिली ने भी गाइड करा कि इन्होंने बीटेक करा है, तो अगर किसी इंसान को बीटेक करना है तो बीटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइंस लेनी ही पड़ेगी। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर कुछ नहीं, मैंने साइंस ले ली, स्ट्रीम चूज करी और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करा, नंबर अच्छे आए। फिर मैंने मतलब जैसे कि आप सबको पता है कि हम सभी क्यूरियस होते हैं भाई आईआईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए, तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने एग्जाम्स भरे, कुछ फॉर्म फिलअप करे, दिस इज हाउ। 6th से 10th तक आप कैसे स्टूडेंट थे? 6 से 10 तक अगर मैं आपको बताऊं तो मैं स्टूडेंट हमेशा से बेस्ट रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा से टॉप करता था एजुकेशन में, क्योंकि बचपन से यही था कि जरिया क्या है पैसा कमाने का, एजुकेशन। तो घूम फिर के बात जो सारी आती थी वो कहाँ आती थी, पढ़ाई। क्या बात है। और कहीं ना कहीं हम सबके पास में यही होता है, क्या ऑप्शन है ही नहीं, कुछ क्या करेंगे, तो डेफिनेटली एजुकेशन पे आती थी। मम्मी भी बोलती थी भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुबह जगाती थी, आपको भी जगाते हैं लोग जगाते, इस तरह से करके। अभी जैसे अपन ये ठंडी में शूट कर रहे थे, सबसे ज्यादा बुरा मोमेंट बताओ क्या होता था कि पेपर एक हफ्ते बाद है और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, और दिसंबर के मंथ में जब पेपर होते थे ना भाई, एक तो रात भर, एक तो जब जैसे मेन एग्जाम आ गया, जब मेरे साथ क्या रहता था, मेन एग्जाम आ गया, मैं पहले कभी नहीं पढ़ा, जैसे लगता है ना आजकल ट्रेंड में रील लोग डालते हैं कि भाई आ रहा है एग्जाम, समय अभी तो आने के लिए, आ रहा है एग्जाम अभी तो समय आने के लिए। अब मेरे साथ कैसे हुआ कि जब पेपर आने वाला है, 2 दिन बाकी है, मैं पढ़ने बैठता था उस टाइम पे, और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत ऐसे ऐसे मेरा रोने टाइप का, मम्मी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मम्मी मैं फेल हो जाऊंगा। तो मम्मी से मैं सिंपैथी गेन करने के लिए हरकत करता था कि मम्मी अगर मैं फेल हो भी गया बाय चांस, तो मुझे डांटे मारे ना कि तू फेल कैसे होगा, तेरी 2 कोचिंग हमने लगा के रखी, मैं 2 कोचिंग जाता था उस टाइम पे, वो अलग सीन था। पर ऐसा हम सीन करते थे। वैसे मैं पढ़ाई में बुरा नहीं था, पढ़ाई में मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे 10वीं में 70 कुछ आए थे, 70 या इसके बीच में कुछ थे, और 12वीं में भी इतने कुछ आए थे भाई, बहुत थे भाई मेरे लिए, बिल्कुल मेरे को तो उम्मीद नहीं थी। पर वो मैंने आखिरी की, मैंने हमेशा रहता कि एंड मोमेंट पे मैंने पढ़ाई करी थी, राइट। तो सर्दियों के मौसम में जब पेपर होता था भाई साहब, सुबह 4 बजे उठ के हमें पढ़ना पड़ता था, रिवाइज करते थे हम लोग उठ के। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं, मेरा काफी ऐसा मन था जानने का, जो जैसे हम पढ़ाकू बोलते हैं, तो ये पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं, आपकी अंदर से ललक रहती है पढ़ने की, कैसे घर वालों का प्रेशर रहता है। जैसे हम तो घर वालों का प्रेशर था कि बाद में डांट खाएंगे हम फेल हो गए तो, क्योंकि पापा ने 2 कोचिंग लगा दी है, और उसकी फीस का टोन हमें पढ़ने वाला है कि भाई कि ये फीस का, भाई तेरी फीस हम इतनी भर रहा है, तू क्या कर रहा है ये। तो ऐसे जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनका क्या सीन है? अगर मैं आपको पढ़ाकू बच्चों से मेरा ऐसा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं है, उनकी वजह से भाई आज हमारे इतनी बड़े स्टार्टअप हुए हैं, पर ऐसा सेंस पूछ रहा हूँ कि आप लोग का कैसा सीन रहता था? सच बताओ तो पढ़ने का तो मन इनफैक्ट किसी का नहीं करता ठीक है? और कहते हैं ना कुछ काम मतलब जरूरी होते हैं, वो मजबूरी में करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो मम्मी है भाई, मम्मी का डंडा चलेगा वरना दिक्कत होगी। तो मन तो मेरा भी नहीं करता था सर्दियों में, जैसा आपने बताया, तो सच में भाई रजाई से ज्यादा, मतलब पढ़ाई से ज्यादा रजाई याद आती थी, और उसमें मजा आता था कि भाई सो लो थोड़ा सा, अभी तो 4 ही बजे हैं, 2 घंटे 1 घंटे और सो लेते हैं, लेकिन फिर मम्मी जगाती थी। सबके लिए सेम ही रहता। हाँ, तो वो इमोशनल प्रेशर रहता था माइंड में कि यार मम्मी अगर इतना कर रही है तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके एजुकेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में उठते थे, या कह सकते हो आप जानबूझ करके उठते थे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी टीम के एक ऐसे पर्सन हो जिससे मेरी टीम का हर बंदा बात करना चाहता है, हर बंदे को आपसे पर्सनल समय चाहिए, तो आप समझ लो बहुत ऐसे इंसान हो जिसकी बहुत डिमांड है मेरी टीम में। जिससे मतलब हर पर्सन सर शिवम सर से बात कैसे करें हम, शिवम सर का नंबर मिल जाएगा सर मेरे को, सर शिवम सर से, मतलब बहुत डिमांडिंग हुआ। तो ये पॉडकास्ट उनके लिए ना बहुत बेनिफिट रहने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है। मतलब ये चीज तो ही कि हम एजुकेशन में स्टार्टिंग से अच्छे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट में हम आते थे। अब जब आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे,
आप कॉलेज में भी अच्छे स्टूडेंट थे, तो आपने नेटवर्किंग को क्यों चूज करा, जबकि आप आईआईटी, आप इंजीनियरिंग में जा सकते थे, तो आपने इस फील्ड को क्यों चूज करा? क्या रीजन था इसका चूज करने का? सो इस चीज की शुरुआत एक्चुअली, जैसे आपको पता है, मैंने अपनी 10th और 12th पास आउट करी। फिर जैसा कि भैया को देखा था, इंजीनियर बनना है भाई, जब बचपन से शौक था कि भैया बने तो मैं भी बनूंगा इंजीनियर, क्योंकि उस टाइम पे स्कोप था इंजीनियरिंग का कि भाई इंजीनियर सब बन रहे तो बन जाते हैं। आज की बात अलग है कि इंजीनियर को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ पहले बहुत अच्छा स्कोप था। तो मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद में फिर वही चीज जो स्कूल में थे, पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने, मम्मी का प्रेशर कि भाई यही 4 साल है कॉलेज के, अगर इसमें बढ़िया कर लिया ना शिवम तो नौकरी सेट है, जिंदगी सेट है, जिंदगी भी सेट। मुझसे तो बोला जाता था। हाँ। मेरे को जो मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम जो है, हाँ। मुझे भी उसमें डाला जा रहा था, तो मुझसे बोला जा रहा था कि कुछ नहीं करना है, 12वीं तक लग के पढ़ाई करनी है, अगर 12वीं में अच्छा कर लिया जिंदगी सेट है, जिंदगी सेट है, ऑटोमेटिक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल ये बोला जाता था। फिर 12वीं के बाद ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग को आज भी लगता है कि शायद 12th और हमारा इंटर पास आउट करने के बाद में, या कह सकते हो बेसिकली कॉलेज पास आउट करने के बाद में लाइफ सेट है। तो मैं यहाँ पे एक मिथ भी तोड़ना चाहता हूँ, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ उससे, कि एग्जैक्टली लाइफ सेट ना तो 12th पे होती है, ना तो ग्रेजुएशन के बाद होती है। जिस दिन आप चाहो उस दिन सेट हो सकती है, बिल्कुल, बस आप चाहो उसके लिए सेट हो। एग्जैक्टली। राइट। और मैंने देखा कि ऐसा करके तो फिर भैया को मैंने फॉलो करना शुरू किया। फटाफट से मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले ली, मैंने चूज करी, और फिर पढ़ाई के लिए मैं निकल पड़ा। तो मैं भटक रहा था कि भाई बुक्स मिल जाएं। कॉलेज में पहले क्यूरियस होते हैं भाई, सीनियर से कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बुक्स मिलेंगी। तो मैं बुक्स मिलते मिलते एक सीनियर से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स प्रोवाइड करी, और बुक्स मुझे जरूरत भी थी, तो मैंने थैंक यू बोला। ऐसे करके हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ, और जाते जाते उन्होंने क्या एक लाइन बोल दी, जिस लाइन की वजह से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। तो शुरुआत वो लाइन की वजह से, उन्होंने बस मेरे को एक बात बोली कि क्या शिवम, तुम पढ़ाई करते करते, कॉलेज में रहते रहते सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो? यही तो तलाश कर रहा था बचपन से, कि कोई मुझे बताए तो कि एक्जैक्टली सेल्फ डिपेंडेंट बनना कैसे है। क्योंकि मैं चाहता था यार कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट नहीं कुछ तो कैंटीन के खर्चे, अपने खुद के पर्सनल खर्चे तो खुद के दम पे निकालो। क्योंकि महीने के एंड में पापा मम्मी से मांगना, मजबूरी में मांगना पड़ता है, लेकिन दिल तो गवाही नहीं देता था ना यार, कैसे करके। तो इस तरह से करके वहां से एग्जैक्टली शुरुआत हुई। फिर हम नेटवर्किंग के अंदर आए, एग्जैक्टली वहां से फिर आगे करियर का बिगिन, जैसे सब स्टार्ट। क्या बात है। अब आपने मुझे एक बात बताओ, जब आपने नेटवर्किंग फील्ड को समझा, आपको किसी पर्सन ने इनवाइट किया, अब आपके सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो आप नेटवर्किंग को कंटिन्यू करोगे, राइट, या तो आप इंजीनियरिंग पे फोकस करोगे। तो आपने ये कैसे चूज किया कि आप फुल टाइम नेटवर्कर बनोगे? जैसे भाई श्योरिटी नहीं होती ना, हमें ये चीज पता थी, और आपके पास एजुकेशन लोन आपने लिया था शायद, जितना मुझे आपने बताया, राइट। तो एजुकेशन लोन आपने कितने का लिया था? क्या रीजन था लोन लेने का? लोन लेते समय क्या फीलिंग थी आपकी, मतलब कैसा लोन किस पर्पस से लिया था? चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिली में कहाँ पैसे होते हैं। इंजीनियरिंग का तो एक तरीका होता है, रास्ता होता है, बट इतने सारे पैसे एक नॉर्मल इंजीनियरिंग भी कर, नॉर्मल कॉलेज से भी करनी है तो एवरेज 4 से 5 लाख रुपए तो लगता है। सो मैंने उस टाइम पे SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक अच्छा कॉलेज था दैट टाइम, और मैंने वहां से परस्यू करा। अब उसकी फीस लगभग 10 से 12 लाख रुपए थी, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर एक ही सोल्यूशन था कि बैंक से लोन ले लेते, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो नौकरी तो लगी जाएगी, और जनरली लोग यही करते हैं कि नौकरी लग जाएगी तो भाई बाद में पे कर देंगे, एजुकेशन लोग इसीलिए लेते हैं। फिर हमने एजुकेशन लोन सैंक्शन करा लिया अपना, जो लगभग 7.5 लाख रुपए का था अप्रोक्सीमेटली, और बहुत सोच समझ कर ये कराया। तो फाइनली इस तरह से डिसीजन लेकर के लोन सैंक्शन हुआ, पढ़ाई करना शुरू किया कॉलेज में इस तरह से करके। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वाइट हुआ मैं किसी पर्सन के थ्रू। आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने स्टडी करी और आपने उसका नेटवर्किंग स्टार्ट करा। डेफिनेटली। तो कैसे आपने स्टार्ट करा जब आप पे लोन था इतना? तो 7 लाख का बहुत बड़ा लोन होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो मैं भी ये बात सोचता हूँ कि मतलब इनफैक्ट कई बार पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जब तुम्हें यही करना था तुमने लोन क्यों कराया और पैसे यहाँ पे क्यों भरे। तो कहते हैं ना, कई बार लाइफ में हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली हम कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अगर हाथ पैर मारते रहते तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो उस समय मेरे को नहीं पता था कि यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कैरियर ऑप्शन होगा ऐसा। तो इस तरह से करके फिर मैंने जब कॉलेज से पास आउट होने की बारी है, तो जब इंट्रोड्यूस हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मैंने लगभग 2 से 2.5-3 साल वहां पे दिए। तो वहां पे देने के बाद में मुझे एक बात क्लियर हुई कि ये मात्र ऐसा बिजनेस है जहां से एक इंसान पैसा कमा सकता है, नेम फेम अर्न कर सकता है, ग्रो कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी मल्टीपल चीजें हैं। और उससे भी बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई बेसिकली वो क्या है कि एक इंसान ना यहाँ से एग्जैक्टली अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकता है। जो मैं ये देख रहा था कि एग्जैक्टली जो आज मेरे भैया हैं,
बेशक मैं उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन जो पैसा वो कमा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो लाइफ वो जी पा रहे हैं जो जो सपने में सोचते थे? क्योंकि अगर मान लेता हूँ मेरी भी नौकरी लग जाती है, सर आप बताइए एक एवरेज सैलरी क्या होती है? लगभग लगभग 40,000 50,000 रुपए, है ना? एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करोगे तो 60,000 रुपए। तो मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन किया उस टाइम पे कि अगर मान लेता हूँ शिवम 40,000 रुपए की सैलरी है, अब जानते हो 40,000 रुपए की सैलरी अब आपको घर में तो देगा नहीं, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलेगी, है ना? अब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो आप जानते हो, आप जैसे भोपाल में रहते हो, आप जानते हो अगर यहाँ पे नॉर्मल कोई बंदा रहे तो आपके अकॉर्डिंग कितना खर्चा आएगा? अच्छा खासा खर्चा आता है। जितना कमाएगा उसका आधा तो उसका नीड में, और हो सकता है सेविंग भी ना कर पाए भाई वो। तो अब 40,000 रुपए मैंने सोचा यार कि अगर कोई इंसान मतलब 40,000 रुपए में बचाएगा भी, बहुत मेहनत करता है बचाने की, कई बार होते हैं ना हम कंजूस, तो बचा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए बचा सकता है। मैंने कैलकुलेशन एक्चुअली बिठाई, और ये कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते तो बहुत सारे व्यूअर्स को भी हमारा फायदा हुआ। मैंने कैलकुलेशन सिंपल से समझा कि यार 40,000 की नौकरी में अगर मैं 20,000 रुपए बचा लेता हूँ महीने का, राइट, तो अगर मैं 20,000 रुपए महीने का बचाता हूँ, और एवरेज एक इंसान की जो एज होती है वो लगभग 25 साल के बाद ही एक इंसान देखा गया है कि नौकरी में स्टार्ट करता है, और 25 से 60 साल तक काम करता है। तो अगर 25 से शुरुआत करता है, 60 पे खत्म करता है अपनी नौकरी, तो लगभग 35 साल है हमारे पास, है ना? 35 साल बचे हमारे पास में। तो अगर मेरे पास जीवन के 35 साल है, और यहाँ पे मेरे पास में नौकरी 40,000 रुपए की है, और मैं 20,000 रुपए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ता है आप जानते हैं खर्चे भी बढ़ जाते हैं, है ना, लाइबिलिटीज बढ़ती है हमारे पास में, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ हम बहुत ही अंदर से कट्टर है, तो हम क्या बचा लेंगे 20,000 रुपए। तो मैंने सोचा कैलकुलेशन बढ़ा ही लेते हैं, तो मैंने 20,000 रुपए सोचा, लिखा मैंने 20,000 रुपीज एक महीने का सेव कर लिया। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब क्या हो गया, साल का हो गया, राइट? और मैं कितने साल नौकरी करूंगा? 25 से 60 मतलब 35 साल। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना पैसा आता है? अप्रोक्सीमेटली 84 लाख रुपीज। कितने साल का? लगभग हमारा 25 से 60 साल के बीच का ड्यूरेशन आप निकालेंगे तो 35 साल आता है। एक इंसान अपनी नॉर्मल एज के अंदर 35 साल लगभग नौकरी के अंदर वो देता है ना? लगभग किसी की 22 पे शुरू हो जाती है, लेकिन मोस्टली 25 पे ही शुरू करते हैं, क्योंकि कॉलेज जब पास आउट होते हैं तो 25 इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में 25 से एग्जैक्टली सैलरी आना शुरू होती है। तो मैंने मोटा मोटा लगाया कि 25 से 60 तक अगर नौकरी करता है तो 35 साल उसने अपने कैरियर के दिए, और अगर 20,000 रुपए मैं महीने का बचाता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साल का अमाउंट हो गया, उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी का अमाउंट हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा और मैं हैरान हो गया। मैं हैरान इस चीज को हो गया कि मैंने कैलकुलेट करा, वो अमाउंट है सिर्फ 84 लाख रुपीस। आई वाज शॉक्ड। यार एक इंसान गाड़ी भी लेने की सोचता है तो वो कम से कम अगर एक ऑडी कार भी खरीदे, बढ़िया कार खरीदो, तो हमसे 50-60 लाख की आती है। और आप जब उसमें उसको फाइनेंस कराते हो तो हाँ, उसमें आपका टैक्स वगैरह जुड़ के वो बहुत महंगी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं तो पूरी जिंदगी की कमाई क्या है 84 लाख रुपए, मतलब शिवम तुम अगर इसमें जाते हो तो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकते। अब इस चीज ने ना मेरा माइंडसेट ब्रेक कर दिया। ये चीज आपको नेटवर्किंग में कैलकुलेशन? हाँ, ये कैलकुलेशन वहां पे समझ में आई कि शिवम यार समझ में आ गया, नौकरी से बड़ा नहीं हो सकता। नौकरी से जीवन चल सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते। और मुझे क्या बचपन से बड़ा करना था। मुझे अगर मान लेता नौकरी कर भी लेता, सर आप खुद सोचो, वही 20,000 रुपए में बाहर रहता, मम्मी पापा फिर वही 10,000 भेज भी था तो कुछ नहीं होता। अगर फिर भी वो नॉर्मल। एक चीज और रहता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में क्या सीन रहता है ना हमारे साथ कि हम घर वालों से पैसा मांगने में बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से जब एजुकेशन लोन हमारे सर पे तो हम और ही थोड़ा कॉन्शियस से रहते हैं घर वालों से कि मांगे ना मांगे। ये चीज था जब आपने नेटवर्किंग स्टार्ट करी थी, तो नेटवर्किंग स्टार्ट करने के कितने महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई थी? वैसे मतलब बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकता हूँ। लगभग जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट करी थी 3 दिन के अंदर मैं अर्न करना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद मैं तीसरे दिन का मेरा जो चेक बना था वो 2700 रुपए का था। क्या वहाँ पे लगभग 1 महीने के अंदर मैंने 8,130 रुपए होता वहाँ पे पूरा अमाउंट कंप्लीट होता था। मतलब 27 रुपए से लेके 2 लाख तक का 3 सफर ऐसा रहा भाई। इस तरह से करके फिर धीरे धीरे जर्नी गो ऑन करती रही, अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीजें हुई, इस तरह से जर्नी। बिल्कुल। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स बोलूंगा जो नेटवर्किंग में भी पर्सन है, आप उनको शॉर्ट में ऐसी कोई 3 टिप बताओ जिनको उनको फोकस करना चाहिए अगर वो न्यू है। नेटवर्किंग में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रो करने के लिए, सबसे पहले तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नेटवर्किंग में कई बार लोग आते हैं ना तो एक कॉन्सेप्ट से आते हैं, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज एडमिशन लिया ना सर कल ही आ जाए लाख रुपए। बिल्कुल भाई ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है? आप बताओ, अब अगर 4 साल की बीटेक है तो 4 साल में ही होगी ना, वो 1 दिन में 2 दिन में कैसे हो जाएगी? तो कई बार लोग इस माइंडसेट से आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो नहीं कर पाते। ये मेरा रीजन था। ये मैंने रियलाइज किया कि शिवम इसको समय देना पड़ेगा। दूसरा जो मुझे समझ में आया कि नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बिग नेटवर्क। भाई जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा, उतना बड़ा पैसा आएगा।
शिवम भाई, यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे जब हमने ना आपको अपनी जर्नी बताई थी कि लाइक कैसे कैसे स्टडिंग डेज रहे थे, कैसे हम लोगों ने 30-30 रुपए का पेट्रोल लगा के हम लोग जाते थे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, वन ऑन वन मीटिंग करते थे। तो हम पे पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम, उस समय इतना ज्यादा पैसा आता भी नहीं था। जैसे आपने बताया 27 रुपए की अर्निंग थी, भाई मेरी से ज्यादा थी, मेरी भी 28 कुछ की थी। ये था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शिवम भाई कि वो फेस कैसा था आपका, मतलब उस समय पे आप क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रहे थे? क्योंकि जो जनता रहती है ना, जो लोग रहते हैं, उनको आपका आज दिख रहा है कि शिवम भाई ने इतना इतना कमा लिया है, आज वो इस लेवल पर है, वो इतनी सेल्स क्लोज करते हैं, वो सेल्स मास्टर बोल सकते हैं, सेल्स मशीन बोल सकते हैं। पर आपका भी वो स्टेज रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत दिक्कतें हुई होंगी, कोई रिजल्ट नहीं होगा हाथ में। तो उस समय आप क्या करते थे और वो कैसा फेस था आपके लिए? पहले मैं ये पूछना था, जानना था। बिल्कुल, अगर आपको बताऊं तो वो फेज एक ऐसा फेज था जहाँ पे मतलब बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। इनफैक्ट मैंने बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया था मोटिवेशन में, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन जब फील्ड पे उतरा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो लोगों ने जब ना करना शुरू करा तो बहुत अजीब सा लगता था कि लोग क्यों मना कर रहे हैं, कैसे क्या है ना। कई बार दिन में ऐसा भी आता था कि छोड़ देता हूँ, क्या छोड़, हटाओ इन सब चीज़ों को करने का। तो ऐसे से फीलिंग्स आती थी। कई बार दिन ऐसे भी गए जहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग्स नहीं होती थी, लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते थे और पैसे जेब में 100 रुपए होते थे और उनसे मीटिंग करने के लिए यहाँ से वहां तक जाना पड़ता था। तो वो ऐसा समय था ना कि जेब में 100 ही रुपए हैं और बंदे को ज्वाइन भी कराना है और मिलने जा रहे, फिर बंदे ने ज्वाइन भी नहीं करा, उल्टा वो डिमोटिवेट और करता था। तो उस समय ना एक ऐसा समय था कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी कि मतलब छोड़ ही देते हैं बिजनेस को, ऐसा क्या करते हैं। लेकिन फिर वहीं पे इनिशियल पॉइंट याद आ जाता था कि नहीं यार, अगर छोड़ दिया तो फिर क्या है, कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे ग्रो करेंगे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि चलते रहना है लाइफ में, आगे बढ़ते रहना है। तो मैंने क्या किया, सारी चीजों को सीखना शुरू करा और जो जो चैलेंजेस आना शुरू हुए उन चीजों पे फोकस ना करके मैंने लर्निंग पे फोकस करना शुरू किया कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीजें मैं और नहीं कर सकता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं कि या तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन मैंने उसे लर्निंग पे फोकस करा। तो लर्निंग पे फोकस करने की वजह मेरा डिस्ट्रैक्शन हट गया, जिसपे मैं नेगेटिविटी पे फोकस नहीं कर पाया। तो मैं धीरे धीरे करते करते आगे। कभी ऐसा सीन हुआ है आपके साथ कि आपने उस समय पे, मतलब जैसे क्या रहता है ना, मिडिल क्लास लड़का जब उस कुछ करने का सोचता है, कुछ करना चाहता है, तो काफी दिक्कतें होती है उसको। आपकी कोई ऐसी रात निकली जब आप अकेले में रोए हो? ऐसा कुछ सीन हुआ है कभी? या आपने वो कभी अकेले रूम में बंद करा हो, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ है आपके साथ कभी? क्या एक ऐसा महीना था जहाँ पे मैंने टारगेट लिया था कि मेरे को इस महीने में इतने सेट ऑफ अमाउंट की इनकम करनी है और टारगेट बना लिया था। पूरे महीने काम करा और आपको पता है हमारा बिजनेस मंथ एंड पे क्लोज होता है। तो उस समय क्या था कि बहुत एफर्ट डालने के बाद में हो गई थी चीजें खत्म, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वो बिजनेस क्लोज नहीं हुआ। और जब आप किसी चीज के लिए शिद्दत से मेहनत करते हो, दिन रात भागते हो और आपकी जेब में पैसा भी नहीं, लोग आपको नेगेटिव भी कर रहे हैं, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, छोड़ दो कुछ होता नहीं, राइट। और आसपास के लोग बोल रहे हैं कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो, दोस्त मजाक बना रहे हैं, क्लास में टीचर्स बोल रहे हैं कि ये बच्चा क्या है, गलत एक्टिविटीज में फंस गया है। तो हर जगह से नेगेटिविटी होने के बावजूद और आपने एक लक्ष्य सेट कर रखा है कि यार ये अचीव करना था, लेकिन वो क्या हुआ कि समहाउ किसी रीजन की वजह से अचीव नहीं हो पाया। तो वो रात मेरी जिंदगी की मतलब ऐसी रात थी जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं बस में चढ़ा क्योंकि प्लान दिखा करके जो है चीजें वापस जाना था पीजी पे, मुझे रूम पे पहुंचना था। और इत्तेफाक की बात ये थी कि जहाँ से मैं जाता था बस स्टैंड से अपने पीजी तक लगभग 70 रुपए लगते, 70 रुपीज का टिकट होता जो यूपीएसआरटीसी की बसेस होती थी, और मेरी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपए थे। अब वो एक ऐसा टाइम था कि मैं बैठ तो गया, मैंने सोचा कि चलो हम मतलब बना लेंगे या फिर बोल देंगे। फाइनली बारी आई टिकट की, तो जैसे मैंने 50 रुपए दिए तुरंत ही भैया ने बोला कि 20 रुपए और लगेंगे। मैंने सोचा कि 20 रुपए और लगेंगे, तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास में 20 रुपए नहीं है एक्स्ट्रा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है, और प्लीज आप मेरा टिकट काट दो, मेरे को पहुंचना है रूम पे और मेरे को कल कॉलेज जाना है और इम्पोर्टेंट है।
तो भैया ने क्या बोला, डायरेक्टली मेरे को पहले मना कर दिया और ड्राइवर को बोला कि बस रुको और उतर जाओ। थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, सबके सामने बस में लोग बैठे हैं, पड़ोस में अंकल भी बैठे थे। तो जब भैया नहीं माने तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल क्या आप मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हो। और जब मैंने अंकल से 20 रुपए मांगे तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा 20 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मैंने उस चीज से क्या रियलाइज करा उस समय, मतलब मेरे माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आज लोगों की कदर नहीं है, पैसे की कदर ज्यादा है ना। जैसे मेरे गांव में एक कहावत बोली जाती है, बाप बड़ों ने बच्चा सबसे बड़ो रुपया। इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ आपको। जैसे मतलब बोलते हैं गाँव में कि ना बाप बड़ा है ना भैया बड़ा है, ना बच्चा मतलब बड़ा भाई अच्छा छोटा भाई, सबसे बड़ा रुपया मतलब पैसा। तो उस समय मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार शिवम, पैसा कमाना जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब 20 रुपए में ना अंकल वो गरीब हो जाते, ना मतलब मैं अमीर हो जाता, लेकिन फिर भी अगर एक इंसान को जरूरत है तो 20 रुपए की मदद की जा सकती है। तो जैसे तैसे आंखों से आंसू निकलने लगे। समय ऐसा है कि जब कंडक्टर को फाइनली उसे लगा कि हाँ सच में पैसे नहीं, मैंने सारी पॉकेट्स दिखाई। मैंने बोला आप कर दो, मैं अगर बाद में भी होगा मैं आपको पक्का पे कर दूंगा। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे माने और उन्होंने मेरे को फाइनल टिकट दिया और मैं उतरा पीजी पे। उतरने के बाद मैं तुरंत रूम पे पहुंचा। रूम पे पहुंचते ही मतलब ऐसी हालत हो रखी थी, मतलब बहुत कंडीशन खराब थी। ऐसी फीलिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज्यादा मैं रोया उस रात। पूरी रात मैं रोता रहा और चीजों को फील करा कि यार शिवम, एक चीज समझ में, जीवन में कुछ भी कर लो, कहीं भी करो, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन जो पैसे नाम की बीमारी है ना अपने परिवार से और आपकी जिंदगी में जो शिवम है, इसको ना निकाल दो भाई। तो जैसे अभी आपने पूछा ना कि कई बार रीजंस भी क्या होते हैं, तो उस दिन ना मेरा एक ऐसा मोमेंट था कि जिस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार शिवम, पैसा कमाना क्यों जरूरी है और पैसा कमाना है और पैसा कमाना नहीं, बहुत ज्यादा पैसा। मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार 20 रुपए के लिए एक इंसान को बस से उतारा जा रहा है सिर्फ इसलिए उसके पास में 20 रुपए नहीं है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, 50 रुपए तो थे। तो पैसे की इंपॉर्टेंस उस दिन मुझे समझ में आया और उस दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा कि नहीं शिवम, आप कुछ करना है, आप कुछ करना है। चाहता तो मैं बैक एंड भी बहुत सारी चीजें लगी कि हाँ छोड़ देते हैं, क्या आप 20-20 रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, घर वाले दे तो रहे हैं 1000-1200, खर्चा तो निकल ही रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि आज शिवम काट लोगे, आज खर्चा निकल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में फिर जो आपकी फैमिली होगी वो भी क्या ऐसे जिएगी। तो वहां से मुझे क्लैरिटी मिली कि यार नहीं, मुझे बिजनेस फील्ड में एंटर करना चाहिए और फाइनली फिर मैं एंटर किया नेटवर्किंग में और इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत। ओके वाह यार, मतलब बड़ा मेरे को मैं इमेजिन कर पा रहा था आपको कि आप चढ़ रहे हो और आप उतर रहे हो और आपको सब बोला जाए, मतलब इमेजिनेशन में देख पा रहा हूँ इस चीज को। ऐसी कौन सी चीजें शिवम भाई जो आपको मोटिवेटेड रखती है, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसके कारण मैं टिका रहा, इन चीजों ने मुझे कभी भी छोड़ने पे मजबूर नहीं किया, वो क्या था ऐसा? सबसे पहला तो मेन रीजन था जो मैंने आपको अभी बताया, पैसा। और बचपन से मैं पैसे को लेकर के ना बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं हमेशा देखता था बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं, जैसे आपने बताया कि 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा ही होता है, तो हर जगह पैसे की इंपॉर्टेंस आ रही थी। यहाँ से मुझे समझ में आया कि यार पैसा कमाना क्यों जरूरी, पैसा कमाना क्यों जरूरी, पैसा क्यों कमाना है। मैंने फैमिली को भी देखा यार, उन्होंने कितना स्ट्रगल करा। आज भी वो कहीं ना कहीं इससे पहले कुछ समय पहले स्ट्रगल कर रहे थे। आज तो वो चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे को लेकर के बहुत कॉन्शियस थे कि यार कि 2 रुपए यहाँ नहीं खर्च करने, यहाँ खर्च करने। तो मेरे को लाइफ में पैसा कमाना था, तो हमेशा मैं मोटिवेटेड रहता कि यार मेरे को ग्रो करना, आगे पैसा कमाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन मेरा था वो मेरी मॉम थी, क्योंकि मैं मॉम से ज्यादा कनेक्टेड था और उनको मैंने उस कंडीशन में भी काम करते हुए देखा, उनको उस कंडीशन में भी वर्क करते हुए देखा जिस कंडीशन में इनफैक्ट कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। घर में पैसे नहीं है, फिर भी ऐसी कंडीशन होती थी कि घर वाले बोलते भी नहीं थे, समझाते नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरी जरूरतें होती थी उनको ना वो सबसे पहले पूरा करते। वो खाना नहीं खाएंगे लेकिन मुझे सबसे पहले खाना खिलाना। तो अगर एक इंसान आपके लिए इतना कर रहा है, बचपन से इतनी सारी चीजें करता आ रहा है, तो मैं कैसे बोल दूं कि मेरे को ये पसंद नहीं करना है, मैं कैसे बोल दूं कि मैं गिव अप कर जाऊं। तो वो हमेशा मॉम का चेहरा सामने आ जाता था कि यार अगर ये कर सकती है, ये इस कंडीशन में भी अगर मुझे चला सकती हैं, तो मैं, मेरे पास में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो क्या मैं हार जाऊं। तीसरी चीज जो मुझे लगता था कि हमेशा ज्यादातर कि
नौकरी से कुछ नहीं हो सकता बड़ा, क्योंकि मैंने लाइफ एग्जांपल देख भी लिया सारी चीजें। तो था कि यार नहीं कुछ करना है जीवन में, तो हमेशा क्या था कि बड़ा बिजनेस करना है। तो ये भी अंदर से मोटिवेट करते थे कि यार आने वाले समय में एक ऐसा नाम बनना है। इनफैक्ट जो चीजें मुझे नहीं मिली या मेरी तरह जो लोग हैं आने वाले समय में, वो अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहे, और अगर अगला कोई बच्चा शिवम होता है और वो 20 रुपए के लिए परेशान होता है, तो अगर मैं वहां पे हूँ तो उस बच्चे को ये महसूस करने की जरूरत ना पड़े, वो बच्चा ऐसा फील ना करे कि यार पैसा सब कुछ होता है। उसमें उसे लगे कि यार इंसान की भी वैल्यू है, इंसान इंसान से कनेक्टेड है। क्योंकि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, जब आप काम करोगे तो पैसा आएगा जाएगा और वो चलता रहता है। तो ये चीजें भी बहुत बड़ा रीजन है। आपके घर में दोनों वर्क करते हैं, मम्मी पापा? मॉम तो हाउसवाइफ थी, पापा वर्क करते थे बेसिकली। ठीक है। मेनली मैंने देखा कि आप मम्मी से काफी कनेक्टेड हो, आपकी है ना, मॉम से आप ज्यादा कनेक्टेड हो। मतलब जब हम घूम रहे थे, मम्मी को बता रहे थे आज हम यहाँ मंदिर गए थे, मम्मी को फोटो दिखाऊंगा ये वाली कि मंदिर ऐसा बना था, मोहम्मद सर से मिले, कभी मतलब आप मम्मी से ज्यादा कनेक्टेड हो। ऐसी कौन सी लर्निंग है जो आप मम्मी से बचपन से सीखते आ रहे हो? फॉर श्योर माँ से, भाई हम जो आज जो भी हैं माँ बाप से ही हैं, उनने ही हमें सिखाया, उनने परवरिश करी, तब आज हम इतने कैपेबल है कि हम बात कर पा रहे हैं आपसे, यहाँ तक पहुंच पाए। पर आपने क्या सीखा, ऐसे की पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं? वैसे तो माँ शब्द जैसे आपने बताया कि वो सब कुछ है, बात तो सच है। और मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में जो सबसे पहले किसी इंसान को कोई इंसान अगर कुछ सिखाता है, समझाता है, परवरिश देता है, उसको एक चरित्र देता है, नॉलेज देता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे बढ़ेगा, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का होता है। और पेरेंट्स में भी सबसे बड़ा रोल मुझे जो लगता है, मेरी लाइफ में यही हुआ कि मेरी मॉम का रहा है। तो मेरी मॉम से मैंने क्या क्या चीजें सीखी। मैंने सबसे पहले तो उनसे ये चीज सीखी कि लाइफ में आपके सामने परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप क्या है हार जाओगे, जब आप टूटोगे, जब आपके पास में ऐसी समस्या होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। आपके पास में ऐसी कंडीशन आएगी जब लोग आपको ताने दे रहे होंगे, लोग आपको सुना रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे। क्योंकि अब जानते हो मिडिल क्लास फैमिलीज में, फैमिली के अंदर भी तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम अलग अलग फैमिली थे, मतलब मेरे पापा 2 भाई थे, तो बेसिकली अलग अलग रहते थे सब लोग। तो वहां पे भी मॉम बहुत सारी चीजों को फेस करती थी, लेकिन मैंने उनसे यही सीखा कि जब भी वो उनके सामने कोई चैलेंज आता था तो वो हार नहीं मानती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के अंदर भी अगर मैं ग्रो करने का एक सबसे बड़ा रीजन बताऊं, जो अलग से की पॉइंट मैं बताऊं, तो वो ना मैंने मॉम से सीखा है कि उनके पास कितनी मुश्किलें आ गई, उनके पास पैसा नहीं रहता था, फिर भी मेरी एजुकेशन, चाहे वो फैमिली से किसी से उधार ले लें या कुछ भी करके ना पैसे अरेंज कर लेती थी, कुछ भी करके आपको बेटर लाइफ देने के लिए। तो वो हार नहीं मानती थी। तो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी कि लाइफ में ना गिव अप नहीं करना है। और आप गिव अप नहीं करते तो क्या है, जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी कि आप जीवन में कितने बड़े भी कामयाब इंसान बन जाओ और कितना पैसा आ जाए, कितना नाम शोहरत इज्जत आ जाए, लेकिन पैसे से ज्यादा इंसान की वैल्यू करना शुरू, इंसान की कदर करना शुरू। अगर आप इंसान की कदर करते हो तो वो इंपॉर्टेंट है। तो बेशक मैं पैसे की वजह से बहुत सारी समस्या देखी, लेकिन लर्निंग मेरे को ये मिली कि पैसे को सबसे पहले मत रखो, सबसे पहले एक सामने वाले इंसान को पहले रखो कि यार इस इंसान के साथ मेरे को जुड़ना है, इस इंसान के साथ में काम करना है, इसलिए काम नहीं करना है कि उसे पैसे मिलेगा मुझको। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये भी रही सेकंड, बेसिकली हमें इंसान को प्रायोरिटी देना, क्योंकि जब मेरे साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो वहां पे पैसे को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी, इंसान को नहीं दी जा रही। तो मैं नहीं चाहता कि सामने वाले की वाकई में दिक्कत है, और वो मेनली स्टूडेंट है, वो मतलब आप देखने से भी स्टूडेंट लग रहे थे, बैग आपने टांगा हुआ उस टाइम में। बिल्कुल। तो मतलब 20 रुपए के लिए ऐसे ही मतलब कैसे कोई कर सकता है, मैं समझ नहीं आ सकता। तो तीसरी लर्निंग जो बेसिकली मैंने अपनी फैमिली से सीखी है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहला जो मैंने आपको बताया गिव अप नहीं करना, दूसरा बेसिकली इंसान को ज्यादा वैल्यू देना, और तीसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा हम्बल रहो। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी नाम शोहरत इज्जत आ जाए, बट आप हम्बल रहो, आप नॉर्मल इंसान रहो, उसी इंसान की तरह। ऐसा नहीं कि पैसा आते ही आप बदल जाओ, जो ज्यादातर लोग करते हैं कि पैसा आते ही बदल जाते हैं, लोग का ईगो आ जाता है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं होता है। तो आज भी मैं अपनी मॉम से सीखता हूँ कि सारी चीजें सही होने के बावजूद भी आज भी वो सबको बराबर का रिस्पेक्ट, सबको बराबर करे। तो ये 3 चीजें। इसी से एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है कि आपकी मॉम स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव रखती है, राइट? आपके अंदर ही मैंने देखा कि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हो और आप कनेक्टेड हो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी आज जो ये सक्सेस है, जितना भी आपने आज अचीव करा है, भगवान की कृपा से आप यहाँ तक आए, उसमें कितना रोल रहा है स्पिरिचुअलिटी का? मैं आपको बोलूंगा उसमें कितना क्या, पूरा ही रोल रहा है। जैसे ऊपर वाले के बिना तो कहते पत्ता भी नहीं हिलता। तो
बचपन से मतलब मेरी मॉम स्पिरिचुअलिटी में रहती थी, बेसिकली वो पूजा वगैरह करती थी, तो वहां से लर्निंग्स, वहां से उन्होंने ना मेरा कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करी। तो वहां से ना मैंने वो लर्निंग देने की कोशिश करी कि एक बेहतर इंसान कैसे बनते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उस इंसान की तरह बनना होता है, और वो बेहतर इंसान अगर एक बार आप बन जाते हो, फिर वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, आप उस फील्ड में तरक्की करें। तो बहुत सारे लोग इस चीज को मानते नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, ऊपर वाला कृष्ण कहता है उस पे। बिल्कुल। मैं सच्ची बताता हूँ, मेरे साथ तो मैं उनको श्रेय जाता है हर चीज का, उनके बना पड़ता है। बिल्कुल, ये पार्ट हुआ भाई हमारा फैमिली का। अब हम आते हैं यूथ के ऊपर, ठीक है। अब यूथ हमारी, जैसे आज के टाइम पे मैं देख पाता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रैंकली वो चीजें बोलूंगा, आज के टाइम पे जो हमारी यूथ है वो कुछ चीजों में फंसी हुई है, कुछ एक लूप में फंसी है। लूप कैसी? एक लेविश लाइफस्टाइल है, उनको दिखाने का बहुत शौक है, भले जेब में कुछ नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं बस कूल दिखने के लिए कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, राइट। तीसरा, सेक्स के उसमें ज्यादा लोग पड़ जाते हैं, सेक्स को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, तो और उस चक्कर में लोग काम नहीं करते। आपने देखा होगा कैसे लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं, ज्यादातर लड़के करते हैं ये चीज, जितना मैंने देखा है, मैसेज करते हैं, ये सारी चीजें। उनके लिए आप क्या बोलो, आपके लिए रिलेशनशिप कैसी चीज है? वैसे तो मेरी पर्पस से अगर मैं आपको बताऊं तो रिलेशनशिप खराब नहीं होती। रिलेशनशिप खराब तब बनती है जब हम उस चीज में किसी एक चीज का मतलब निकालते हैं या बेनिफिट देखते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान कहीं ना किसी एक इंसान से कनेक्टेड है, वो भी एक रिलेशन है। आज अपने पेरेंट्स से हम कनेक्टेड तो वो एक अलग रिलेशन है, अगर किसी लड़की से कनेक्टेड है तो अलग रिलेशन है। तो रिलेशनशिप को अगर हम बेनिफिट के लिए ना इस्तेमाल करें, सपोर्ट हैंड के लिए इस्तेमाल करें, तो आज की डेट में युवा के हर एक इंसान बेसिकली ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। लोग बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गलत चीजें होना शुरू होती हैं। बिल्कुल, तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट है। और जो आजकल के यूथ है वो पॉर्न इन सब में बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा इन सब में इंडल्ज है, उनके लिए आप क्या बोलोगे? क्या उनके लिए वो चीज सही है, क्या उनके लिए वो चीज गलत है? आपके नजरिए से वो चीज कैसी, और उनको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए इसका? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बताऊंगा कि यूथ एक ऐसी एज होती, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ऐसी उम्र होती है बेसिकली, इसमें हमारे पास में क्या होती है, एक सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है और सबसे बड़ी कमी भी होती है। यूथ के पास क्या होती है, एक एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक आग होती है कुछ नया करने की, डिफरेंट करने की, या किसी फील्ड में जाने की। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार यूथ डायरेक्शन लेस जब हो जाता है ना, तो वो इन तरह की एक्टिविटीज में आ जाता है। फिर वो संगत ऐसी होना शुरू कर देते हैं, लोग गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, गलत चीजें देखना शुरू करते हैं, तो वो करते करते उनका ऐसा माइंडसेट बन जाता है, सर्कल के कारण मेनली ऐसा होता है। बेसिकली लोग क्या है, ऑटोमेटिकली बिजनेस से छोड़ा अपनी रियल लाइफ से भी आज की डेट में हाथ धो बैठते हैं। वो अपनी फैमिली लाइफ से भी अलग हो जाते हैं, फैमिलीज के अंदर भी चीजें कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि इस एज के अंदर अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि गाड़ी कितनी भी तेज हो, अगर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो गाड़ी सही जगह पे नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। तो अगर डायरेक्शन मिल जाए यूथ को, और डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन आपके सपने, आपके गोल्स आपको देंगे कि आपको करना क्या लाइफ में। अगर आप डायरेक्शन इस चीज की ले लेते हो तो डेफिनेटली यूथ, और जैसा आपको पता है इंडिया आज की डेट में सबसे यंग कंट्री है, आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा यूथ होगा, सबसे ज्यादा यूथ है आज की डेट में इंडिया के अंदर, दैट इज द इंडिया कंट्री। बिल्कुल। और जो इन सब चीजों में इंडल्ज है, जो इन चीजों में है इन्वॉल्व है, उनको क्या सॉल्यूशन दोगे? उनको क्या ये चीज कंटिन्यू रखना चाहिए या उनको कुछ इंप्रूवमेंट लानी चाहिए? वो अगर मान के चलो वो एडिक्टिव है इन चीजों का, वो अल्कोहल का एडिक्टिव है, वो सिगरेट, इन सब में बहुत ज्यादा है, तो हम कोई भी नहीं होते बताने वाले कि आपके लिए चीज सही है या गलत है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सबको क्लैरिफिकेशन दूंगा, हम कोई भी नहीं होते भाई, पर आपके नजरिए से क्या चीज है? बहुत शॉर्ट में मैं इसका मतलब 40 सेकंड या 30 सेकंड में आंसर चाहूंगा। मेरी नजर से तो डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप वैसे बनते हो जैसी आप संगत होती हो। बिल्कुल। तो अगर आप संगत बदल लो, आज आप देखो कि जब आप नोटिस करना, अगर आप गलत संगत के अंदर, आप अपने आप से ऑब्जर्व कर लेना कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होगे जो यही एक्टिविटीज करते हैं। तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम एक करना है, आपको कुछ और नहीं बदलना है, अपनी संगत बदल लो, अपने आसपास का एनवायरमेंट, लोग बदल लो, आप देखना मिरेकल्स होना ऑटोमेटिकली चालू हो। क्या बात है। बिल्कुल। एक लास्ट यहाँ पे मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा और इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे।
और शायद मजा बहुत आ रहा है हमें, पर हमारे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें काम करने हैं। आपने समय निकाला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक और फाइनल, जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, जो भी एथलीट्स हैं करेंटली, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपको कैसा लगता है हमारे 2% क्लब में? सर 2% क्लब में आकर के इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इंसान चाहता है लाइफ में बड़ा करना, बिजनेस के अंदर ग्रो करना। और बिजनेस के अंदर अगर ग्रो करना है तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग्स, कुछ ट्रिक्स और साथ ही साथ में एक रोड मैप की जरूरत होती है। एक ऐसे नक्शे की, घर भी बनाते हो तो आपको क्या है, लाखों रुपए खर्च करके आप नक्शा पहले बनवाते हो, फिर बाद में घर बनवाते हो। तो 2% क्लब क्या है, वो आपको ना एग्जैक्टली एक रोड मैप देता है। वो आपको एक तरीका बताता है कि ये इंसान कैसे सफल हुआ और आप कैसे सफल हो सकते। तो जब हम 2% क्लब का पार्ट बनते हैं तो वो आपको एक रोड मैप देता है और उस रोड मैप के सहारे आप ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और एक 2% क्लब चला आप ही की वजह से, आप सारे लीडर्स की वजह से ये चल रहा है। और यहाँ पे मैं एक फीलिंग जानना चाहता हूँ भाई, कैसा लग रहा है इतने कम समय में 2 लाख आपने कमाए हैं? इतने कम समय में 2-2.5 महीने आपको, 2-2.5 महीने 3 महीना हुआ है आपको। वैसे फीलिंग तो बहुत अमेजिंग है, इनफैक्ट बहुत अच्छा भी लगा। लगभग पैसे कमाए हो, पैसे जो पैसे बचपन से दिक्कत थी तो पैसे दिखाई ना कहीं ये समझ में आई। बट यही कि अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी और जाना है और जैसा हमारा मिशन है और भी लोगों को आगे लेकर के आना है। तो बस ये तो शुरुआत ही है और अभी आगे करके हमें बहुत बड़ा करना है। लास्ट फाइनल पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट जो अभी आज एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया है, जो हमारी इंडस्ट्री में आया है या हमारे क्लब में आया है या जो भी अदर क्लब का भी है, उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? 3 पॉइंट क्विक। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है कि 3 पॉइंट्स मतलब कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप क्लियर हो। तो सबसे पहला तो आपको ना अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। बहुत सारे लोग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट आज भी चिंदी वाला है। आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, मतलब आज एडमिशन लिया कल ही पैसे चाहिए हमें। तो सर मेनली इंडियन एथलीट के यही होता है कि सर कल ही पैसा आ जाए, और जब पैसा नहीं आता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अपलाइन को क्रिटिसाइज करते हैं, ग्रुप को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को बोलते हैं, छोड़ देते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन आप बताओ इससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी बदली? तो सबसे पहले माइंडसेट ऐसा, क्योंकि सोचो ना, आप अपने जीवन में 40,000 50,000 कमाने के लिए स्कूलिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, इतना सब करते हो, ये तक नहीं पूछते कि कमाए कितना है। और आज आपने एडमिशन लिया, आज रजिस्ट्रेशन फिल करा, पूछते हो भाई पैसा क्यों नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है कि हमें लंबी सोच के साथ में करना। अगर राइट ब्रदर्स भी ये सोचते हैं ना कि आज ही जहाज बन जाए, भाई उनको 12 साल लग गए। अगर वो 2-3 दिन के अंदर या महीने 2 महीने के अंदर बना दे तो कहाँ इतनी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री होती। तो बड़ी चीजों के लिए टाइम लगता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो ज्यादा लोग लैक करते हैं, कि वो क्या है, सीखते नहीं। लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं होता उनका। मेनली मैंने क्या देखा है शिवम भाई, कि लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, 2,000 4,000 10,000 का परचेज करा, जो भी उनको पसंद आया, जो भी उनको लर्निंग चेक करनी थी, दूसरे दिन से पैसा चाहिए। मैं ये बोलता हूँ आपसे, आप जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने उनसे ये बोला था कि मैं आप कॉलेज में एडमिशन कर रहा हूँ, मेरे को अगले महीने से जॉब दिला दो आप। नहीं, मैं आपको 1 लाख का पैकेज, आपको है ना सैलरी, जो भी फीस है आपको मैं दे रहा हूँ, मेरी जॉब लगा दो कल से। क्या बोलते हैं? क्या नहीं बोलते हम। तो यहाँ पे आके क्या सीन रहता है लोगों के साथ, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, अब दूसरा पॉइंट बताया। तो मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अब कई बार इसमें गलती ये भी होती है कि जब इंसान ज्वाइन करता है तो वो दूसरे को देखता है कि भाई वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, वो पैसा कमा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्विक लर्निंग पे फोकस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो कंपैरिजन करना शुरू करता है। वो किसी के आज के, वो अपने आने वाले इस वाले कल से कंपेयर करता है, किसी के कह सकते हैं लास्ट चैप्टर को, वो अपने पहले चैप्टर को किसी के चैप्टर से कंपेयर करता है, जबकि वो देख नहीं रहा कि उसके कितने चैप्टर्स पहले हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। और जब इसलिए होता नहीं तो लोगों के अंदर सब्र होता नहीं है, सीखेंगे है नहीं। और वही बात है, बिना सीखे गाड़ी चलाओगे तो पक्का गाड़ी ठुकनी है, और गाड़ी ठुकती है तो फिर बैक टू हवेली ना जाते हैं, बैक टू वर्क आ जाते हैं। सिंपल। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले कि पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की सेल्फ ग्रोथ आपकी होना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के बाद में दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिजनेस के अंदर जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। अभी नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखा जा सकता है ना। आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, आप सीखो। आपको फॉलोअप करना नहीं आता, आप सीखो। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट करो तो सही। हम करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। हम वही इंसान है, जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो भी वही है, आज भी वही है। अगर आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और आपको पैसे नहीं आ रहे हैं,
तो आप अपने आप से सवाल पूछो, अपलाइन से नहीं, अपने आप से सवाल पूछो कि आपने ऐसा क्या करा जिससे आपको पैसे आए। लोग सवाल किससे करते हैं? दूसरों से, जबकि जवाब किसके पास में है? खुद से। और वो कब होगा? जब हम सवाल खुद से करेंगे। तो हर चीज की शुरुआत खुद से होती है, मैं मानना है। तो अगर हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये चीज मुझे लगता है, ये 3 पॉइंट्स अगर कोई इंसान फॉलो करता है तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो भी आने वाले समय में 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम में बहुत प्यार से पहुंच सकता है। थोड़ा सा पॉज होगा। हाँ, कितने मिनट हुए अभी? भाई 22 मिनट हो गए हैं। लास्ट मुझे इनको ये सेल्स मशीन कहलाते हैं, तो उस पॉइंट पे कैसे कवर करूं और लोगों को कैसे लर्न करना चाहिए, वो मुझे याद है। पॉइंट मुझे क्या पूछना, पूछ लूं? बड़ा होगा अभी सवाल बता दो तो मैं शॉर्ट कर दूंगा ना उसे। ना सवाल मत दो भाई नहीं सवाल नहीं बताऊंगा। सवाल बता दोगे तो वो खराब हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट में ऐड करना बस, that's it। ठीक है, 2 मिनट। ओके। आपने 3 पॉइंट बताए। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगा, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पहली पॉडकास्ट है तो बोलना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जब आ रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि सामने वाले ने अर्निंग कितनी करी। आप अपने आज को देख के उसके आज को देख के अपने आज को जज मत करो। भाई वो बंदा अकेले में रोया है, अकेले में स्ट्रगल किया है, 20 रुपए के लिए बस से निकाला गया है। सोचो, आपके साथ ही दिक्कतें नहीं हुई, आपने फेस नहीं करी है ये सब, तो आप उसको ये मत देखो कि सर आपकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। आप उससे ये पूछो, सर आपकी कैसे हो रही है, मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। राइट। तो शिवम सर, लास्ट में एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपको। हम लोग सेल्स मशीन बोलते हैं, ठीक, सेल्स मशीन। अब यहाँ पर आप ऐसा एक पॉइंट बताओ जिसपे जो इंसान काम करना चालू करता है, एक पूछूंगा यहाँ पे, और उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किससे वो इम्प्रूव करेगा अपनी सेल्स को, बेचने की कला कैसे वो इम्प्रूव करे। वैसे तो एक शब्द में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल। और बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सेल्स का बिजनेस लोगों का बिजनेस होता है, जहाँ पे हम लोगों को कुछ बेचते हैं, लोगों को कुछ सेल करते हैं, ड्रीम्स हो, प्रोडक्ट हो, एनी व्हाटएवर जो भी हम सेल करते हैं। अब जब हम लोगों के साथ में बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कई बार ना बेचने की कोशिश करते हैं। और जब हम बेचने की कोशिश करते हैं तो कभी वो चीज बिकती नहीं। लेकिन जब हम सामने वाले को क्या है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार लोग क्या है, जब लीड आती है, कई बार लोग आते हैं तो हम चाहते हैं कि सिल्वर गोल्ड कोई ना कोई पैकेज ले ले, जुड़ जाए और भाई पैसा आ जाए मेरा। और जब इस मनस्थिति के साथ में काम करते हैं, सामने वाले को भी फील हो जाता है कि भाई ये बंदा पैसा निकालने के, जितने भी फॉलो अप करो, प्लान दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इस इंटेंशन से जाते हो कि ये बंदा मेरे पास आया है, मतलब इसके पास की लाइफ में कोई ना कोई समस्या रही होगी। अब जब आप अपने उस प्रोडक्ट से, अपनी उस सर्विस से, अपने उस कंपनी से उसको कैसे उसकी जिंदगी में फायदा हो सकता है, उसकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आ सकता है, मेनली हमें, मतलब अगर मैं बोलूं, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ी लंबी जा रही है हमारी, मैं मतलब बोलूं कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए, संबंध बनाना आना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए और सामने वाले को वो देना है जो सामने वाला अपनी जिंदगी से चाहता है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उसे कैसे मिल सकता है। अगर ऐसा करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली सेल्स अप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग हमसे जुड़ना शुरू करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। मेनली क्या रहता है ना, सबसे पहला आना चाहिए आपको व्यवहार कमाना आना चाहिए। क्या आप उसके अच्छे दोस्त बन पा रहे हो, नहीं बन पा रहे। दूसरा मेरा मानना ये रहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे आपको कितना भरोसा है, क्योंकि इंसान कभी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, मैंने जितना देखा श्याम भाई, उस प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है, वो भरोसे की आंख पड़ता है आपकी आंख में कितना मतलब भरोसा उस प्रोडक्ट लेके वो परचेज करता है। सो बिल्कुल शिवम भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा एंड करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट ये पॉडकास्ट 40 मिनट से ज्यादा की जा चुकी है हमारी, और व्यूअर्स को बहुत मजा आने वाला देखने में, जितना मुझे पता है बात। तो शिवम भाई, सबसे पहले तो यार बहुत मजा आया, लिटरली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे। और अभी तो आप रुके हो, मुझे तो बहुत कुछ जानना है आपसे। कहाँ लगे हो, जाने थोड़ी देंगे, जाने नहीं। सो बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच शिवम भाई कि आप इस पॉडकास्ट में और आपने हमारी इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी। दिल से थैंक यू सो मच भाई। और आपके साथ अभी बहुत हमें आगे जाना है, बहुत बिजनेस को एक्सपेंड करना है यार, दिल से थैंक यू सो मच। सो आपका भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतनी पावरफुल सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ से सच में लोग अपनी जिंदगी को परिवर्तन करेंगे, लोग दूसरे के एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को ग्रो करें। तो आपको भी थैंक्स करना चाहता हूँ इतने बेहतरीन इनिशिएटिव के लिए और पूरी 2% क्लब की कम्युनिटी को,
कि हम आने वाले समय में बहुत बड़ा करने वाले हैं और मिल करके आने वाले समय में बहुत बड़ा रूल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। सो गाइस, जैसे कि आपने जाना शिवम सर की जर्नी को, उनने कैसे स्ट्रगलिंग फेस देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला यार। लिटरली हम लोग सामने वाले का सिर्फ आज देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसने कितने स्ट्रगल करे। तो मुझे बहुत पसंद आया उनके साथ बात करी, जाना, स्ट्रगल, काफी चीजें सीखने को मिली। और इतना मुझे पक्का भरोसा है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि एजुकेशनल सीरीज है, आपको सीखना है, राइट? तो नोट्स बनाना। अगली पॉडकास्ट भी जो आने वाली है बहुत तगड़े डायनामिक लीडर के साथ आने वाली है। कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को अपनी टीम के साथ शेयर करो। जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको सबसे पहले आपको ये दिखाना है, देन आपको ट्रेनिंग भेजनी है, तब आपको ट्रेनिंग देनी है, राइट? सो थैंक यू सो मच, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।